हेलो गाइस। आज मैं एक ऑनगोइंग थाई ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है एनिग्मा। ये बेसिकली एक हॉरर थ्रिलर सीरीज है। सीरीज के शुरुआत में हम अपनी लीड कैरेक्टर फारिंदा को देखते हैं, जिसको हम इस सीरीज में फा बोलकर बुलाएंगे। यहाँ पर वो किसी के साथ छत पर आई हुई थी और वो इंसान उसका वीडियो बना रहा था। जिस इंसान के साथ वो आई थी उस इंसान ने एक स्केच बनाया था। वो स्केच को देखकर कहती है कि ये तो बहुत सुंदर है। फिर वो कहती है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ग्लास के अंदर ट्रैप हो चुकी हूँ और वो ग्लास बिल्कुल ही इनविजिबल है। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम किसी आदमी को देखते हैं। उसने कांच वाला मास्क पहना हुआ था और वो अपना सर यहाँ से वहां घुमा रहा था। और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम वैन होता है। वो इस स्कूल की टॉपर थी। हम देखते हैं कि वो पेंसिल को बड़े ही अजीब तरीके से शार्पन कर रही थी और शार्पन करते करते उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। टीचर आकर उसको पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो वो लड़की गुस्से से टीचर पर ही अटैक कर देती है। इस इंसिडेंट की आवाज हर जगह तक पहुंच जाती है और क्लास के सारे बच्चे बाहर आकर देखने लग जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर हम फा को भी देखते हैं। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। इस इंसिडेंट की वजह से उस लड़की वैन को यहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कुछ बच्चों ने उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था जहां पर वैन ने उस टीचर पर अटैक कर दिया था। बच्चे तो ये कह रहे थे कि वो लड़की ड्रग्स का शिकार थी और स्ट्रेस में आकर उसने ऐसी हरकत की। तो दूसरी लड़की कहती है कि वो हमारे स्कूल की सबसे टॉप स्टूडेंट थी, वो थोड़ी ना ड्रग्स करेगी। दूसरी तरफ हम फा को देखते हैं जो उसी जगह का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जहां पर उस लड़की ने टीचर पर अटैक किया था। जब वो वहां का एक डेस्क चेक करती है तो वहां पर कुछ कांच के टुकड़े थे और चेक करते वक्त उसको अचानक से चोट लग जाती है। इतने में वहां पर एक अजीम नाम का आदमी आता है जो इस कहानी का लीड कैरेक्टर है। ये बेसिकली उस टीचर के रिप्लेसमेंट में आया हुआ था और ये एक बायोलॉजी टीचर था। जब वो फा के हाथ में वो चोट देखता है तो अपने हैंकी से उसका खून साफ करने लगता है। वो उसको पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैं वैन की कुछ चीजें लेने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कांच के टुकड़े थे और उसी वजह से मुझे चोट लग गया। अजीब यहाँ पर पूछता है कि तुमने यहाँ पर कुछ अजीब तो नहीं देखा। इतने में वहां पर दूसरी टीचर आ जाती है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। जब फा अपना हाथ देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसका जख्म तो बिल्कुल ठीक हो चुका था। अगले सीन में प्रोफेसर आजिम क्लास लेने के लिए पहुंच जाता है। वो सबको बताता है कि मैं तुम्हारा नया बायोलॉजी का टीचर हूँ। वो कहता है कि आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तभी वहां पर खाओहम नाम की लड़की और कुछ लड़कियां फोन में देखकर गॉसिप करने लग जाती हैं। ये देखकर आजिम खाओहम को उठाकर पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि नर्वस सिस्टम वर्क कैसे करता है। खाओहम के पास तो कोई आंसर नहीं था, इसलिए वो चुप हो जाती है। आजिम कहता है ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी। फिर खाओ कहती है कि मैंने ये कब कहा कि मुझे आपका आंसर नहीं आता है, मुझे तो आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। फिर वो नर्वस सिस्टम को बड़े ही डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ये सुनकर आजिन पूछता है कि क्या तुमको तुम्हारी टीचर ने सब कुछ पहले से ही पढ़ा दिया है। खाओ कहती है ऐसा नहीं है, हमारा स्कूल तो सिर्फ पढ़ाई के लिए जाना जाता है, इसलिए हमको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ता है। आजिन कहता है कि ये बहुत गलत है। इस स्कूल में सिर्फ बच्चों के ग्रेड्स पर ही ध्यान दिया जाता है, उनकी हॉबीज इंटरेस्ट इन बारे में तो डिस्कशन होती ही नहीं है। फिर वो कहता है तुम लोग अच्छे मार्क्स तो ले आओगे, लेकिन अगर सिर्फ तुम लोग ग्रेड्स में लिमिट रह गए तो तुम्हारी सोशल स्किल कभी भी डेवलप नहीं होगी और इस चीज से तुम्हें फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन कुछ बच्चे उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद जब वो बाहर जाने लग जाता है तब वो एक टीचर से टकरा जाता है। तो उसको देखकर खाओ कहती है कि इसका बिहेवियर देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर प्रिंसिपल ने उसको यहाँ पर क्यों रख लिया है। तो फा कहती है कि आजिन ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही बोला। फिर फा अपने विंडो से नीचे देखती है तो आजिन यहाँ पर अपने हाथों से कुछ फ्लाइज को पकड़ रहा था। फिर जैसे ही आजिन की नजर फा पर पड़ती है तो वो उसको देखकर हंसने लग जाता है और काफी अजीब सा बिहेव करता है। अगले सीन में फा जब अपने घर पर पढ़ाई कर रही होती है तो वो देखती है कि उसके मिरर में अचानक से दरार आ जाती है। ये देखकर वो चौंक जाती है और दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने ग्लास वाला मास्क पहन रखा था। वो अपना सर यहाँ वहां घुमा रहा था और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो वॉशरूम में मुंह धो रही थी। तभी अचानक से वहां का मिरर टूट जाता है और वो बहुत डर जाती है। जब वो थोड़ी देर के बाद वापस से मिरर में देखती है तो वो मिरर तो बिल्कुल ही ठीक था। देखते ही देखते वो बहुत ही अजीब सी हरकत करने लग जाती है। लग रहा था कि वो पोजेस हो गई हो। उसके बाद वो पूल पर जाकर खड़ी हो जाती है और कुछ ही देर में वो पानी में कूद जाती है। अगले दिन फा जब स्कूल जाती है तो कुछ लड़कियां आकर उसको बताती है कि यहाँ पर पिछले रात बहुत ही अजीब सी चीज हुई है।
खाओ उसको बताती है कि पिछले रात एक लड़की ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी और ऐसा करते हुए उसको सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था। और इससे भी अजीब बात यह है कि जब टीचर ने उस लड़की का डेस्क चेक किया तो वहां पर उनको कैमरा मिला। अगले सीन में फा खाओ से कहती है कि तुम तो टीचर से काफी क्लोज हो, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? तुम्हें जाकर स्टाफ रूम में आजिन के बारे में कुछ पता करना होगा, क्योंकि कल मैंने मैट को आजिन के साथ देखा था। मैट वही लड़की थी जिसने पूल से कूदकर अपनी जान ले ली थी। फा बताती है कि वैन और मैट पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये सारा कुछ आजिन के आने के बाद हो रहा है। लेकिन खाओ स्टाफ रूम में जाने से मना कर देती है और कहती है कि ये बहुत ही रिस्की काम है। अगले सीन में फा जब अपने घर पर होती है तो वो आजिन के बारे में ही सोच रही थी। उसके बाद वो छुपते छुपाते आजिन के कैबिन में जाती है ताकि उसके बारे में कुछ पता कर सके। वो वहां पर उसका सामान चेक कर ही रही होती है, इतने में वहां पर आजिन आ जाता है, इसलिए वो जाकर छुप जाती है। जब आजिन अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तब हम देखते हैं उसके शरीर पर बहुत सारा टैटूज था और फा को तभी किसी बच्चे की आवाज आती है। वो बच्चा कह रहा होता है कि जो लोग भी मिसबिहेव करते हैं उनको डिसिप्लिन में तो लाना ही पड़ेगा। ये सुनकर फा बहुत डर जाती है और वो जैसे ही वहां से बाहर निकलती है इतने में वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी बच्चे की आवाज सुनी? ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड जोर जोर से हंसने लग जाता है और काफी अजीब सी हरकतें करता है और तभी उसके अंदर से उसी बच्चे की आवाज आने लग जाती है जो कह रहा था कि मिसबिहेव करने वाले लोगों को डिसिप्लिन में तो लाना ही पड़ेगा। वो फा से कहता है कि तुम भी इस वक्त मिसबिहेव कर रही हो, तुम्हें डिसिप्लिन में लाना ही होगा। फिर वो अपने हाथ में जो स्टिक था वो लेकर अपने सर पर हिट करने लग जाता है। ये देखकर फा वहां से भागने लग जाती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पीछे आता है। वो फा को मारना चाहता था। कुछ ही देर में वो फा को पकड़ लेता है और उसके सर पर हिट करके उसे गिरा देता है। फा उससे काफी रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो फा को वापस से मारने ही वाला था, इतने में वहां पर आजिन आ जाता है। आजिन उस सिक्योरिटी गार्ड से लड़कर उसको मारने लग जाता है। फा उन दोनों को देख रही होती है। आजिन उस सिक्योरिटी गार्ड को शांत करने के बाद फा के फेस पर अपना हाथ रखता है और यहाँ से सीन आ जाता है वहीं पर जहाँ पर फा अपने रूम में बैठी हुई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो रियल था या फिर कोई सपना था। अगले दिन फा जब स्कूल जाती है तो वहां पर वो कुछ कर रही थी, तभी वो देखती है कि आजिन वहां पर सफाई कर रहा था और अचानक से वो बाल्टी फा के ऊपर गिर जाता है। आजिन कहता है कि तुम तो बिल्कुल गीली हो गई हो, मैं तुम्हारे लिए टॉवेल लेकर आता हूँ। तो फा जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि कल मैंने एक लड़के को देखा था जो बिल्कुल ही तुम्हारी तरह दिखता था। फिर वो उसे अपने कैबिन में लेकर जाता है और कहता है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म है, तुम उसे पहन लो। फा कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ उस पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा। तो आजिन कहता है कि क्या तुम अपने सपने के बारे में बात कर रही हो? तो फा कहती है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैंने कोई सपना देखा था? ये सुनकर आजिन चुप हो जाता है। फा कहती है हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी ये एक्टिंग बंद कर दो और कल रात यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था बल्कि रियलिटी थी। फा और मैट दोनों ही स्कूल के टॉपर्स थे और उनको किसी ने हर्ट करने की कोशिश की। जब से वैन के साथ वो इंसिडेंट हुआ तब से मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ और पता है वैन स्कूल की टॉपर थी और मैट सेकंड पोजीशन पर आती थी और थर्ड पोजीशन पर मैं आती हूँ। मुझे पता है इन सब चीजों में तुम ही इन्वॉल्व हो, ये सारा कुछ तुम ही कर रहे हो। अब उस कल्प्रिट का थर्ड विक्टिम मैं होने वाली हूँ। तुमको पता है मैट के डेस्क से एक कैमरा मिला था और वो कैमरा मैंने ही वहां पर लगाया था और सिर्फ उसके डेस्क पर नहीं बल्कि स्कूल की काफी सारी प्लेसेस पर मैंने कैमरा लगा दिया था क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि ये सब कौन करवा रहा है। और जिस प्लेस पर कल रात वो इंसिडेंट हुआ था मैंने वहां पर भी एक कैमरा लगाया था। और फिर वो आजिन को वही वाली फोटो दिखाती है जिसमें आजिन ने फा को गोद में उठाया हुआ था। यानी कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था बल्कि रियलिटी थी। फिर वो आजिन को एक टूटा हुआ मिरर दिखाती है जिस पर खून से फा का नाम लिखा हुआ था और ये मुझे मेरे क्लास के डेस्क से मिला है। आजिन उसको पूछता है कि ये तुम्हारे पास कब से है? फा उस पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? क्या वो कल्प्रिट अब मुझे मारने वाला है? आजिन उसको शांत होने को कहता है और बोलता है कि तुम प्लीज चिल्लाना बंद करो, लेकिन फा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए आजिन कुछ कर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ से सीन आ जाता है जहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा रूम देखते हैं जहाँ पर फा के हाथों को किसी ने बांध कर रखा था। तभी वहाँ पर आजिन आ जाता है। फा उसको पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर बांध कर क्यों रखा है? तभी आजिन फा के सर को अपनी उंगलियों से प्रेस करता है और फा को ऐसा लगता है कि वो पानी में डूब रही है, लेकिन कुछ ही टाइम में वो प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाती है, लेकिन वो गीली होती है। ऐसा लग रहा था कि वो सच में पानी में डूबी थी। आजिन बार बार ऐसा ही करने लग जाता है। फा को तो ऐसा लगता है कि वो पानी में डूब रही हो। अचानक से फा चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मैं तुमको मार डालूंगी। आजिन उसके सर पर अपना हाथ रखकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन फा तो पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और तभी हम देखते हैं कि उसकी रस्सी भी टूट जाती है और अचानक से वो आजिन पर अटैक कर देती है।
और जैसे ही वो आजिन के ऊपर गिरती है तो हम देखते हैं कि वो दोनों एक बाथ टब के अंदर थे। आजिन उसको पूछता है कि क्या तुम वापस आ गई? मैंने बहुत ही मुश्किल से तुमको कंट्रोल में लाया है। तुमने तो मुझे मारने की कोशिश की। कुछ ही टाइम में हम देखते हैं फा को उल्टी हो जाता है और वहाँ पर जो पेपर्स थे वो ब्लैक होने लग जाते हैं। आजिन उसको कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही कंफ्यूज्ड हो। तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सबको तो यही लगता है कि ब्लैक मैजिक सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन ब्लैक मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है और इसी बात का पता लगाने के लिए मैं इस स्कूल में आया हूँ। मैं पता करना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें कौन कर रहा है, क्योंकि स्कूल में कोई ऐसा इंसान है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है। अगले सीन में हमें वही इंसान दिखाया जाता है जो ब्लैक मैजिक कर रहा था। उसके फेस पर वही कांच वाला मास्क था जो हमने शुरुआत में देखा था और ये सारी चीजें उसी इंसान के कर्ज की वजह से हो रहा है और तुम भी उस इंसान की एक विक्टिम हो, इसलिए तुम्हें आज के बाद इसी रूम में रहना होगा। हम दोनों उस इंसान के बारे में मिलकर इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था अजीन ने फा से कहा था कि जो भी ये सारा कुछ कर रहा है हम उस कल्प्रिट को जल्दी ही पकड़ लेंगे। अब क्योंकि फा अजीन के साथ ही रहने वाली थी इसलिए वो अपना सारा सामान लेकर उसके घर पर आ जाती है। अजीन फा से कहता है कि जो कुछ भी तुम फेस कर रही हो बहुत ही डेंजरस है, इसलिए तुम्हें बचकर रहना होगा। फिर वो पूरे रूम में एक डिवीजन बना देता है और कहता है कि इस तरफ तुम नहीं आओगी। अगले दिन जब वो फा को लेकर स्कूल जाता है तो उसको बहुत पहले ही उतार देता है और ये कहता है कि अगर लोग हमको साथ में देखेंगे तो बातें बनाएंगे। उसके बाद वो फा को एक लॉकेट पहनाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसको उतारना मत। लेकिन तभी हम देखते हैं कुछ लड़कियां उन दोनों को साथ में देख लेती है और स्कूल में सारे ही लोग उसको पूछने लग जाते हैं कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे थे, क्या तुम आजिन को डेट कर रही हो? फा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खाओ कहती है कि फा आजिन के क्लोज इसलिए हो रही है ताकि आजिन उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे। तभी वहाँ पर आजिन पहुंच जाता है। वो कहता है कि अगर सबको सच्चाई पता चली गई है तो हमें सबको सच बता देना चाहिए। फिर वो बोलता है कि मैं फा का अंकल हूँ। फिर वो कहता है तुम्हारी मॉम ने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है, उसको चेक कर लो। मैसेज में लिखा था तुम अपने अंकल आजिन का ध्यान रखना क्योंकि वो शहर में नए नए आए हैं। अब ये देखकर सारी लड़कियों को यकीन हो जाता है कि आजिन फा के अंकल ही हैं। अब ये सारा कुछ देखकर फा आजिन के पास गुस्से में जाती है और पूछती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया है, वो आखिर ऐसी बातें क्यों बोल रही है, क्या तुमने उनको हिप्नोटाइज किया है? आजिन हाँ बोलता है। तो फा कहती है वो मेरी मॉम है, तुम उनके ऊपर कोई मैजिक या स्पेल नहीं कर सकते हो। आजिन कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, सारी चीजें इवल नहीं होती है और कुछ मैजिक ऐसे भी होते हैं जो सेफ होते हैं। आजिन कहता है हमें अपना काम डिवाइड कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पर जितने भी सस्पिशियस प्लेसेस हैं उनको अच्छे से चेक करूंगा। फिर वो फा को टॉपर बच्चों का एक लिस्ट देता है और कहता है कि तुम्हें इन लोगों पर नजर रखनी है। वो कहता है कि जो भी इंसान इस डार्क मैजिक को कर रहा है वो विक्टिम को हेलुसिनेट करवा के ये सब कुछ कर रहा है। कोई भी कर्स 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है ऑब्जेक्ट, दूसरा है उस कास्टर का माइंड और तीसरा है जगह जहाँ पर वो ये सारा कर्स कर रहा है। उसके बाद वो उसे स्कूल का एक चार्ट दिखाता है और वहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस मार्क थे। वो कहता है कि इन सारी जगहों पर उसने वो स्पेल किया हुआ है। वो बोलता है कि मैं इन सारी जगहों पर जाकर एक्सोर्सिज्म करूंगा ताकि वहाँ पर जितने भी इवल स्पिरिट है वो वहाँ से चले जाए। और जो लिस्ट मैंने तुमको दिया है उस लिस्ट के सारे लोगों पर नजर रखो क्योंकि इनमें से ही कोई उसका अगला विक्टिम हो सकता है। जब फा उस लिस्ट को चेक करती है तो उसमें एक करातरत नाम की लड़की का नाम था और वहाँ पर एक नामसई नाम की लड़की का नाम भी था। हमें पता चलता है नामसई तो फा की फ्रेंड थी। अगले सीन में हम नामसई को क्लासरूम के अंदर देखते हैं और बाहर से फा उस पर नजर रखे हुई थी। जब फा वहाँ से जाने लग जाती है तो अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। तब वो देखती है उसके मुंह के अंदर एक कांच का टुकड़ा भी था। फा का तो ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे नामसई आ जाती है और अचानक से बहुत सारे हाथ ने उसको चारों तरफ से पकड़ लिया था और फिर एक कांच नामसई को मारने की कोशिश करता है। वो बहुत चिल्लाती है। फा भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन अगले ही मोमेंट हमें पता चलता है कि फा तो सपना देख रही थी। दूसरी तरफ हम आजिन को देखते हैं जो स्कूल के ऑडिटोरियम में एक्सोर्सिज्म करने के लिए आया हुआ था। जब वो वहाँ का एक ड्रॉवर खोलता है तो उसके अंदर एक अजीब सी डॉल रखी हुई थी। वो जैसे ही उस डॉल को पकड़ता है तो वहाँ की सारी चीजें अपने आप ही हिलने लग जाती है। इस तरफ फा नामसिन को कॉल करके पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो और क्या कर रही हो। नामसिन उसको पूछती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया। फा बोलती है कि स्कूल में बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं, इसलिए मुझे टीचर ने सारे बच्चों को चेक करने के लिए कहा था कि वो ठीक है या नहीं। नामसिन बोलती है तुम इसीलिए चेक कर रही हो क्योंकि मैं भी एक टॉपर हूँ। फा हाँ कहती है। नामसिन बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वक्त मैं घर पर हूँ। तभी कुछ लड़कियां नामसिन को आवाज लगाने लग जाती है। फा समझ जाती है कि नामसिन झूठ बोल रही है और वो इस वक्त स्कूल में ही है। फा कहती है तुम इस वक्त यहीं पर हो, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। नामसिन बोलती है किसी ने मुझे एक अजीब सा
लेटर भेजकर म्यूजिक रूम में मिलने के लिए बुलाया है। जिस लोकेशन की लिस्ट आजिन ने फा को दी थी उसमें म्यूजिक रूम भी मेंशन किया हुआ था। ये देखकर फा एकदम से डर जाती है और नामसिन से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अंदर मत जाना। उसके मना करने के बावजूद वो म्यूजिक रूम के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहाँ पर एक मैनिक्यून लगा हुआ था जिसपे बहुत सारा खून था। ये देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। इतने में फा वहाँ पर भागते हुए पहुँचती है। आजिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो फा को बताता है कि मैंने म्यूजिक रूम को बहुत ही अच्छे से चेक किया, वहाँ पर किसी टाइप का कर्स नहीं है। मुझे तो लगता है वो इंसान इस लड़की को बस डराना चाहता था। फा कहती है ऐसी हरकत की वजह से नामसिन इतना डर गई है कि वो स्कूल भी नहीं आना चाहती। आजिन कहता है कि वो इंसान भी यही चाहता है कि सारे टॉपर बच्चे घर पर ही रहे और वो स्कूल ही ना आए। फा पूछती है कि हमें अब इस बारे में क्या करना चाहिए। आजिन बोलता है मेरे पास एक प्लान है। वो कहता है कि सैटरडे को मैंने एक टेस्ट प्रेप क्लास रखवाई है जहाँ पर टीचर्स के अलावा सारे टॉपर्स बच्चे भी जरूर आएंगे और जो इंसान ये सारा कुछ कर रहा है वो आराम से तो नहीं बैठेगा, वो कुछ न कुछ गड़बड़ करने की कोशिश जरूर करेगा। फा जब क्लास में बैठी हुई थी तब एक लड़की आकर उसके पीछे वाले सीट पर बैठ जाती है। आजिन नोटिस करता है कि ये लड़की बहुत ही अलग टाइप का बिहेव कर रही है। वो फा को मैसेज करके कहता है कि पीछे मुड़कर मत देखना, एक लड़की तुम्हें घूर रही है। फा जैसे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन में देखती है तो वो लड़की उसको बहुत ही बुरे तरीके से घूर रही थी। तभी वो लड़की आजिन के पास आकर कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे मेडिकल रूम जाना है। वो जैसे ही बाहर के लिए निकलती है तो फा उसका पीछा करने लग जाती है। पीछा करते करते वो वॉशरूम पहुंचती है तो अचानक से वो लड़की उसको अंदर खींच लेती है। फा जोर से चिल्लाती है। वो लड़की फा से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी वहाँ पर आजिन पहुंच जाता है। वो कहता है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है वैसे ही वो आजिन के ऊपर पानी फेंकने लग जाती है और उसके बाद वो आजिन को एक घूंसा भी मारती है। अगले सीन में जब वो तीनों बैठे हुए थे तो वो लड़की आजिन से सॉरी बोलती है और कहती है कि जो भी अजीब चीजें स्कूल में हो रही है मुझे लगा कि वो सारा कुछ तुम ही कर रहे हो और मैंने नोटिस किया है कि तुम हमेशा फा के साथ रहते हो। मुझे लगा कि तुम फा को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। आजिन कहता है कि मैं फा को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था इसलिए मैं उसके साथ था। वो लड़की पूछती है कि जो भी सारा कुछ कर रहा है वो ब्लैक मैजिक कर रहा है ना। आजिन कहता है नहीं ऐसा तो नहीं है। इतना बोलकर आजिन वहाँ से चला जाता है। जब आजिन एक्सोर्सिज्म करने के लिए ऑडिटोरियम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर खून से कोई सिंबल बना हुआ है। फिर वो उसी स्कूल के चार्ट को लेकर सारे एरियाज को ज्वाइन करता है। वो समझ जाता है कि स्कूल के पीछे जो जंगल है जरूर वहाँ पर कोई गड़बड़ होने वाली है। इस तरफ ईवा फा से पूछती है कि क्या ब्लैक मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है तो फा कहती है हाँ। तो ईवा कहती है कि एक दिन मैं देखना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक होता कैसा है, मुझे देखना है कि लोग हवा में कैसे उड़ते हैं। ये सुनकर फा हंसने लग जाती है। फिर वो कहती है कि मुझे लगता है कि आजिन एक एनिग्मा है। फा पूछती है कि एनिग्मा क्या होता है। ईवा कहती है कि तुमने कभी एनिग्मा के बारे में नहीं सुना। अब फा जैसे ही पीछे मुड़कर वापस देखती है तो ईवा बहुत ही अजीब से फेसेस बना रही थी। उसका शक्ल इतना डरावना लग रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई भूत घुस गया हो। दूसरी तरफ जब क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए थे तभी एक पंछी आकर खिड़की से जोर से टकराता है। लड़कियां उठकर जैसे ही देखने लग जाती हैं तो सारे लोगों को अचानक से खून की उल्टी होने लगती है। दूसरी तरफ आजिन जब जंगल के पास पहुंचता है तो एक पेड़ पर वही वाला सिंबल बना हुआ था। अब क्योंकि सारे बच्चों की तबीयत खराब होने लगी थी इसलिए स्कूल को बंद कर दिया जाता है और डर कर सारे बच्चे घर भागने लग जाते हैं। तभी हम उसी इंसान को देखते हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहा था। दूसरी तरफ आजिन वहाँ पर एक पत्थर देखता है जिसपे एक कपड़ा बंधा हुआ था। वो जैसे उस कपड़े को खोलता है तो वहाँ पर एक डिवाइस था। तभी वहाँ पर एक मैसेज पॉप होता है जिसपे लिखा था हेलो आजिन, क्या तुम एनिग्मा को ढूंढ रहे हो। और तभी सडनली एक एनर्जी आती है और वो हवा में उड़कर पीछे गिर जाता है। इस तरफ फा ईवा को उठाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वो होश में ही नहीं आ रही थी, इसलिए फा अपने गले का लॉकेट निकालकर उस लड़की को पहना देती है। वो लड़की तो ठीक हो जाती है लेकिन तभी फा को उल्टी होने लग जाता है। जहाँ पर फा थी तभी वहाँ पर वो हुडी वाली लड़की पहुंच जाती है। फा उस लड़की का पीछा करते करते एक कमरे में आती है। वो आजिन को कॉल करके बताती है कि मुझे ऐसा लगता है मैंने कल्प्रिट को ढूंढ लिया है, मैं उसका पीछा कर रही हूँ। आजिन कहता है कि तुम उसका पीछा मत करो क्योंकि वो कोई नासमझ इंसान नहीं है, वो ये सारा कुछ सोच समझ के कर रही है। आजिन उसको अंदर जाने से मना करता है लेकिन उसके बावजूद फा अंदर चली जाती है। वो जैसे ही कमरे में घुसती है तो अचानक से कमरा डार्क हो जाता है और दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। वो आजिन से कहती है कि पूरा रूम डार्क हो चुका है। वो पूछती है कि क्या मैं दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गई। आजिन कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कोई दूसरी दुनिया में नहीं हो, बस वो इंसान तुम्हें एक स्पेल के थ्रू कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है। रियलिटी में तुम वही हो जहाँ तुम गई थी। आजिन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उस कमरे में अकेली नहीं हो, वहाँ पर वही
वही इंसान है जो ये सारा कुछ कर रहा है। हम देखते हैं कि वो लड़की फा के बिल्कुल पीछे खड़ी थी और तभी हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि फा की फ्रेंड नामसीन थी। फिर अगले ही मोमेंट वो उस कांच के ग्लास को अपने फेस पर लगा लेती है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था जो लड़की ब्लैक मैजिक कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि फा की फ्रेंड नामसई थी। एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम नामसई को देखते हैं। वो यहाँ पर काफी स्ट्रेस में बैठी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी जान लेना चाहती हो। उसी वक्त उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज पॉप होता है। उसमें लिखा हुआ था, हेलो, क्या तुम दुनिया से नफरत करती हो? क्या तुम सबसे बदला लेना चाहती हो? तभी उसके दरवाजे पर बेल बजता है। वहां पर किसी ने एक बॉक्स रखा हुआ था। उस बॉक्स के अंदर एक कार्ड था और साथ ही में एक कांच वाला मास्क भी था जो हमने पहले भी देखा था। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर नामसई वो कांच वाला मास्क लगाकर फा की तरफ बढ़ रही थी। आजिन फा से कहता है जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। फा वहाँ का सारा सामान गिरा देती है, साथ ही में वो पेंट भी गिराती है। उसे उस पेंट के ऊपर नामसई का फुटप्रिंट्स दिख जाता है। वो समझ जाती है कि नामसई उसके पीछे ही आ रही है। अब फा भागते हुए एक जगह पर आकर छुप जाती है और उसी वक्त वहां पर आजिन भी पहुंच जाता है। आजिन नोटिस करता है कि उस रूम के अंदर बहुत सारे कांच लगे हुए हैं। वो सारे कांच को निकालकर तोड़ने लग जाता है। वो समझ जाता है कि इस कांच के थ्रू ही नामसई ने इस रूम को ईवल रूम बना दिया है और इसी वजह से फा नामसई को देख नहीं पा रही थी। वो जैसे ही सारा कांच तोड़ देता है वैसे ही फा उस लड़की को क्लियरली देख पा रही थी। वो फा को चाकू निकालकर मारने की कोशिश करती है लेकिन इतने में वहां पर आजिन आकर अपने पावर्स का यूज करता है और चाकू को नीचे गिरा देता है। आजिन नामसई से कहता है कि जो भी तुम ये कर रही हो तुम जानती हो ये कितना डेंजरस है। इसके पहले कि देर हो जाए ये सारा कुछ तुम बंद कर दो। नामसई वहां से भाग जाती है। आजिन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन फा उसको रोक लेती है और कहती है कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आजिन उसके पीछे जाता है। जब कुछ देर के बाद वो वापस घर आता है तो उसके शरीर पर बहुत सारा चोट लगा हुआ था। फा उसके चोट पर दवाई लगाती है। आजिन फा का चेहरा देखकर समझ जाता है कि जरूर इसने उस लड़की का चेहरा देख लिया है। वो फा से कहता है कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुम कब से जानती थी कि वो लड़की नामसई है और तुमने जानबूझकर मुझे उसके पीछे जाने नहीं दिया क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है, इसीलिए तुम उसको प्रोटेक्ट करना चाहती हो। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब नामसई फा को मारने के लिए आई थी उस वक्त फा ने उसका चेहरा देख लिया था। आजिन कहता है तुम बहुत टेंशन में हो, चलो बाहर जाकर डिनर करते हैं। फा कहती है तुम्हें तो चोट लगी है ना, तुम बाहर कैसे जाओगे? आजिन कहता है कौन सी चोट? उसकी चोट तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। बाहर जाकर वो खाना खाते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। उसके बाद जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो फा कहती है कि काश मैं उस टावर के ऊपर जाकर देख पाती कि वहां से दुनिया कैसी दिखती है। तो आजिन उसको पूछता है कि तुम वहां पर जाना चाहती हो। उसके बाद वो दोनों रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वो फा से कहता है कि मैंने कभी भी ये किसी ऑर्डिनरी इंसान के साथ नहीं किया है। फिर वो उसके मुंह में कुछ रखता है और साथ ही में एक पत्थर निकालकर उस पत्थर को जोर से घुमाता है। वो जैसे ही अपना हाथ फा के सर के ऊपर रखता है इतने में वो दोनों हवा में उड़ने लग जाते हैं। एक्चुअली में ये कोई रियलिटी नहीं थी, बस एक फीलिंग थी। उसके बाद वो दोनों एक रूफ टॉप पर आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर फा नामसई के बारे में बताने लग जाती है। वो कहती है कि मैं नामसई से पहली बार तब मिली थी जब वो स्कूल में बैठकर ड्राइंग बना रही थी और ऐसे मिलते मिलते हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन फा नामसई के घर जाती है जहाँ पर नामसई की मॉम भी थी। नामसई की मॉम कहती है कि पिछले बार से तुम्हारा रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खराब आया है। फिर उसकी मॉम फा से कहने लग जाती है कि जब से तुम नामसई की लाइफ में आई हो उसके मार्क्स तो कम हो रहे हैं लेकिन तुम्हारे मार्क्स तो काफी अच्छे आ रहे हैं। फा उसकी मॉम से सॉरी कहती है और बोलती है कि शायद मेरी ही वजह से नामसई के मार्क्स कम आ रहे हैं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो गई है। नामसई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कूल का करिकुलम काफी टफ हो चुका है इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और मैं और फा तो एक दूसरे की पढ़ाई में बहुत हेल्प करते हैं। उसकी मॉम कहती है कि जैसा मैं देख पा रही हूँ वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नामसई की मॉम ने हर जगह कैमरा लगाकर रखा हुआ था। वो नामसई और फा को हर टाइम ट्रैक कर रही थी कि वो किस वक्त क्या कर रहे हैं। जब नामसई की मॉम फा का रिपोर्ट कार्ड देखती है तो फा के मार्क्स तो काफी अच्छे थे। उसको हर एक सब्जेक्ट में 90 के ऊपर मिला था। ये देखकर उसकी मॉम को गुस्सा आने लग जाता है। अब ये सारा डिस्कशन की वजह से फा वहां से चली जाती है। जब वो कुछ दूर आ जाती है तब उसको याद आता है कि उसका कोई सामान नामसई के घर पर ही रह गया है, इसलिए वो अपना सामान लेने के लिए वापस से उसके घर पर जाती है। तब वो देखती है कि नामसई की मॉम नामसई पे बहुत चिल्ला रही थी। वो उसका सारा ड्राइंग्स आग में जला देती है
और साथ ही में वो एक जलता हुआ रॉड लेकर नामसई को मारने लग जाती है। नामसई दर्द से बहुत चिल्ला रही थी। उसकी मॉम कहती है कि तुम जानबूझकर फा को यहाँ लेकर आई थी ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। फा को ये सब देखकर रोना आ जाता है। प्रेजेंट में वो आजिन को बताती है कि जब से ये सारा कुछ हुआ मैंने नामसई से मिलना ही बंद कर दिया। उससे मिलने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन जब उस दिन म्यूजिक रूम में मैं नामसई से मिली तब मैंने उसकी उंगलियों पर खून देखा, वही खून जो मैनीक्विन पर लगा हुआ था। मैं समझ चुकी थी कि वो जान गई है कि हम दोनों मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने ये सारा कुछ किया। उसी वक्त मैं समझ गई थी कि ये सारा कुछ नामसई ही कर रही है। नामसई एक ऐसी इंसान बन गई जो वो है ही नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आजिन कहता है अब क्योंकि तुमने अपनी स्टोरी मुझे सुनाई है इसलिए मैं अब तुम्हें अपनी बताऊंगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था इंटरनेट पर बहुत सारे ब्लैक मैजिक के स्टफ रहते हैं, लेकिन उसमें से सारे के सारे सच नहीं होते, बहुत सारे तो फेक रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है। इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है व्हाइट आर्ट, जो भी मैजिक इससे निकलता है वो अच्छा होता है, यानी कि इससे लोगों की हेल्प होती है। दूसरा होता है ब्लैक आर्ट, जो ब्लैक मैजिक और स्पिरिट पे फोकस करता है। इससे वो लोग इसको नेगेटिव वे में यूज करते हैं, वो लोगों का बुरा करते हैं और अपना फायदा करवाते हैं। इन चीजों को इतनी आसानी से नहीं सीखा जाता, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और जो लोग भी ये करते हैं वो किसी को दिखाते नहीं है, बल्कि वो अपने आप तक ही रख कर ये सारा कुछ करते हैं। और इन चीजों में एक ग्रुप इन्वॉल्व है। वो एक ऐसा ग्रुप होता है जिनको ये सारा चीज सबसे बेटर तरीके से आता है और वो इस सोसाइटी में छुप कर रहते हैं और ऐसे ही लोगों को एनिग्मा कहा जाता है। एनिग्मा ऐसे लोगों को ढूंढता है जो ऑलरेडी परेशानी में होते हैं और ऐसे करके वो लोग अपना बिजनेस करते हैं। इसी तरीके से वो नामसई तक पहुंचे क्योंकि नामसई ऑलरेडी बहुत परेशान थी। फिर आजिन बताता है कि मैं इन्हीं एनिग्मा को ढूंढ रहा हूँ और मुझे कहीं से लीड मिली थी कि ये लोग इस स्कूल में हैं, इसीलिए मैं टीचर बनकर यहाँ पर आया ताकि मैं इन लोगों को पकड़ सकूं। फा पूछती है कि एनिग्मा अपना सारा काम नामसई से क्यों करवाएंगे। आजिन बताता है कि शायद वो लोग पैसों के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। वो लोग पैसे लेकर लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि उनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी और उनका दूसरा मकसद ये हो सकता है कि वो चाहते हैं कि दुनिया तबाह हो जाए, क्योंकि दुनिया जितना ज्यादा तबाह होता है उतना ज्यादा अंधविश्वास बढ़ता है। नामसई ये सारा कुछ करके खुद को ही मुसीबत में डाल रही है और अगर हमने आगे के 2 दिनों में कुछ नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है। इस तरफ हम नामसई को देखते हैं। उसके पास वापस से एनिग्मा की तरफ से कोई पार्सल आया हुआ था और उसमें कोई अजीब सी चीज थी। अगले सीन में आजिन नामसई के घर पहुंच जाता है और उसकी मॉम से कहता है कि मैं स्कूल की तरफ से होम विजिट करने के लिए आया हूँ। आजिन कहता है कि मुझे नामसई से बात करनी है। जब नामसई की मॉम उसको बुलाती है तो नामसई कहती है मैं बहुत बिजी हूँ। आजिन समझ जाता है कि जरूर वो ऊपर बैठकर कोई ब्लैक मैजिक कर रही है। नामसई की मॉम कहती है आज तक स्कूल से कोई होम विजिट करने को नहीं आया है, क्या नामसई को कोई स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है। आजिन कहता है नामसई को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बल्कि वो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उन दोनों की बातें चली रही होती है, तभी एकदम से दोनों को साथ में हेडेक होता है। नामसई की मॉम कोई दवाई खाने को जाती है। आजिन पूछता है कि आप ये कौन सी दवाई खा रहे हो। वो बताती है कि मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। उसी वक्त आजिन की नजर एक फोटो फ्रेम पर जाती है जो एकदम से काला पड़ रहा था। आजिन उठकर कहता है कि मुझे अभी के अभी नामसई से बात करनी है। नामसई की मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वो देखती है कि आजिन के हाथ पर बहुत सारे टैटूज हैं। वो कहती है कि स्कूल ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि कोई घर पर आने वाला था। आजिन कहता है कि ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। वो नामसई के रूम में जाने लग जाता है, लेकिन उसकी मॉम चाकू दिखाकर उसको रोकती है। आजिन उनको बताता है कि नामसई बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, लेकिन वो तो सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए वो अपना मैजिक पावर यूज करके उस चाकू को गिरा देता है। आजिन कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि नामसई ऐसी क्यों है, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम तो अपनी बेटी से भी झूठ बोल रही हो और जो दवाई तुम खा रही हो वो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं है। मैं एक टीचर हूँ, इतना तो मैं समझता हूँ। आजिन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो नामसई की मॉम को बेहोश कर देता है। ऊपर जाकर वो नामसई से कहता है कि जो कुछ तुम कर रही हो ये तुम पर उल्टा असर करने वाला है। लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं, तुम्हारे बॉडी की एक लिमिट है। अगर तुमने ये सारा कुछ बंद नहीं किया तो तुम मर भी सकती हो। आजिन जब अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर तो नामसई थी ही नहीं। वो इतनी देर तक कॉल के थ्रू बात करके आजिन का टाइम वेस्ट कर रही थी। आजिन उसको पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। नामसई कहती है कि तुम गैस करो कि इस वक्त मैं कहाँ हो सकती हूँ। दूसरी तरफ हम फा को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। तभी वहां पर नामसई पहुंच जाती है। वो कहती है कि वीकेंड्स पर ऐसे अकेले आना डेंजरस हो सकता है। वो चाकू लेकर फा की तरफ बढ़ने लग जाती है और दूसरी तरफ हम आजिन को देखते हैं जो फा को बचाने के लिए स्कूल जा रहा था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है।
पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था नामसई फा को मारने के लिए लाइब्रेरी पहुंच जाती है। एपिसोड 4 के शुरुआत में वो फा को मारने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। फा उसको पूछती है कि तुम ये सारा कुछ क्यों कर रही हो। नामसई कुछ नहीं बोलती। तभी हम देखते हैं कि नामसई का हाथ ऑटोमेटिकली जलने लग जाता है। फा कहती है कि तुम सारा कुछ जो कर रही हो इससे तुम्हारे शरीर का बहुत नुकसान हो रहा है। अगर तुमने ये सारा कुछ बंद नहीं किया तो तुम मर जाओगी। नामसई कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ जानती नहीं हूँ। फा बोलती है कि तुम सब कुछ जानती हो, उसके बावजूद ये सब कर रही हो। तुम टॉपर्स को नुकसान पहुंचाकर अपना बदला लेना चाहती हो और इस बदले के चक्कर में तुम अपना ही लाइफ रिस्क में डाल रही हो। नामसई कहती है कि मैंने ये सारा कुछ टॉपर्स के साथ इसलिए किया क्योंकि मुझे उनका गुस्सा आता था, लेकिन इससे ज्यादा गुस्सा तो मुझे दुनिया का आता है। जैसे मेरी लाइफ खराब हो गई है वैसे ही मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए। फा कहती है कि तुम्हारी लाइफ खराब नहीं हुई है, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तो नामसई जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। उसके बाद वो अपने फेस का मास्क हटाती है। हम देखते हैं कि उसका चेहरा बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि उसके पास एक एनिग्मा की तरफ से कोई बॉक्स आया था। उस बॉक्स के अंदर कोई अजीब सी चीज थी और वहाँ पर एक बुकलेट था। उस बुक के अंदर जैसे जैसे निशान बने हुए थे सेम वैसे निशान उसको अपने चेहरे पर बनाना था, यानी कि उसने सारा कुछ अपने आप से किया। उसने अपने चेहरे पर वो सारे निशान बनाए। वो कहती है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद वो अपना हाथ काट कर उस खून को उस रस्सी के ऊपर गिराती है, जो रस्सी फा ने एज अ प्रोटेक्शन बनाया था। खून गिरते ही वो रस्सी अपने आप ही जल जाता है। उस रस्सी को क्रॉस करके वो फा के पीछे भागती है। वो उसका गला दबाने लग जाती है और वो उसको मारने ही वाली थी। इतने में वहाँ पर आजिन पहुँच जाता है और एक रस्सी से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो फा से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। फा तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन नामसई आजिन का गला पकड़ लेती है। तभी हम आजिन की उंगलियों पर एक अंगूठी देखते हैं। वो जैसे उस अंगूठी को घुमाता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। उसके बाद वो नामसई से कहता है कि मैं और फा तुम्हारी मदद करेंगे, हम कोई तरीका निकालेंगे। वो जैसे ही आगे जाकर देखता है तो वहाँ पर नामसई थी ही नहीं। तभी अचानक से वो पीछे आ जाती है। वो कहती है कि तुम कौन सा तरीका निकालोगे। वो अपना हाथ अजीब तरीके से घुमाते हुए बोलती है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। वो जैसे ही आजिन की तरफ बढ़ती है इतने में फा आकर उसके ऊपर गैस डाल देती है और वो आजिन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। आजिन उसको कहता है कि मैंने तुमको यहाँ से भागने के लिए कहा था तो तुम वापस क्यों आई। फा कहती है कि मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती थी। आजिन बोलता है कि मैं नामसई से डील कर लूंगा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम किसी सेफ जगह पर चली जाओ। इसलिए फा वहाँ से भागकर आजिन के कैबिन में आ जाती है। तभी उसे कोई आवाज आता है। वो जैसे ही खिड़की से देखती है तो वहाँ पर आजिन और नामसई दोनों ही नीचे गिरे हुए थे। फा नीचे आकर आजिन की हेल्प करने लग जाती है। तो आजिन कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी फ्रेंड की फिक्र करो। तभी हम देखते हैं कि नामसई चल भी नहीं पा रही थी। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि अब वो मरी जाएगी। आजिन उसको बोलता है कि तुम्हारी बॉडी की जो लिमिट है ना वो खत्म होने वाली है, अगर तुमने ये सारा कुछ बंद नहीं किया तो तुम मर जाओगी। लेकिन नामसई तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। वहाँ से वो भागते हुए उसी पेड़ के पास आती है। आजिन भी वहाँ पर पहुँचता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं इस पेड़ के बारे में नहीं जानता। मैं तो बहुत पहले ही समझ चुका था कि सारा कर्स यहीं से शुरू हुआ है। यही ऐसा एरिया है जो सारे कर्स का सेंटर पॉइंट है और मैंने फा से कहकर इस एरिया को बहुत पहले ही एक्सरसाइज करवा दिया है और यहाँ पर कोई भी इवल स्पिरिट नहीं है। ये सब देखकर नामसई रोने लग जाती है और कहती है कि क्या मुझे सपने देखने का कोई हक नहीं है। फा कहती है कि ये तुम्हारा सपना नहीं है, तुम्हारा सपना तो एक आर्टिस्ट बनना था। नामसई बोलती है कि तुम मुझे झूठी फिक्र मत दिखाओ, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। फा कहती है कि मैं कुछ भी नहीं भूली, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी और मैंने वो भी देखा था जब तुम्हारी मॉम तुम्हें बुरी तरीके से मार रही थी। उस वक्त मैं इतनी डर गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। नामसई पूछती है कि मैं तो ऐसी हो गई हूँ, क्या अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। फा उसको हक करके कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसी वक्त आजिन को पेड़ के पास कुछ दिखाई देता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो। फा को समझ नहीं आता कि आजिन आखिर किससे बात कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई नहीं था। जैसे ही फा पीछे मुड़कर देखती है तो अचानक से एक एनर्जी आती है और आजिन हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है। फा भागकर उसको बचाने के लिए जाती है। इस तरफ हम देखते हैं कि नामसई का शरीर ऑटोमेटिकली मुड़ने लग जाता है। वो चाकू लेकर अपना हाथ काटने लग जाती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको पॉजेस कर लिया हो, कोई इवल स्पिरिट उससे ये सारा कुछ करवा रहा था। उसी वक्त हम बादल की तरफ देखते हैं। पूरा का पूरा बादल बहुत ही अजीब हो गया था। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बादल नहीं बल्कि कोई कांच हो।
अचानक से वो कांच टूट जाता है और अंदर से बहुत ही अजीब टाइप का धुआं निकल रहा था। वो धुआं जैसे ही नामसई के ऊपर गिरता है तो वो बुरी तरीके से जलने लग जाती है। अब आजिन नामसई को बचाने के लिए सारा धुआं अपने ऊपर लेने लग जाता है। फा उसको पूछती है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। आजिन कहता है कि अब से तुम्हें एक ही काम करना है, तुम्हें सारे चीजों का ध्यान रखना है। इतना कहकर आजिन चुटकी बजाता है और वो ऊपर का कांच पूरा टूट कर आकर आजिन के ऊपर गिरता है। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया था। लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। फा जैसे ही आजिन की तरफ देखती है तो उसकी शक्ल बहुत ही अजीब हो गई थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी इवल स्पिरिट से पॉजेस हो गया हो। वो एक रॉड लेकर फा की तरफ फेंकता है। फा वहाँ से भागने लग जाती है लेकिन आजिन उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। फा भागते हुए लाइब्रेरी पहुंचती है। वहां जाकर वो ईवा को कॉल लगाती है। वो ईवा से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ईवा उसे कोई मंत्र भेजती है। उसी वक्त वहाँ पर आजिन पहुँच जाता है और वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था लेकिन फा उसको लाइब्रेरी में लॉक करके भाग जाती है। लेकिन देखते ही देखते आजिन वहाँ का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। उसके बाद फा भागते हुए स्विमिंग पूल के पास आती है और वहाँ पर आकर वो अपना हाथ काटती है। आजिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसे कहती है कि अपने सेंसेस में आओ, तुमने कहा था कि तुम एनिग्मा को पकड़ना चाहते हो। अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि पूरा का पूरा सिनेरियो डार्क हो जाता है। पता चलता है कि फा ने वहाँ पर वही वाले कांच लगा दिए थे जिससे सारा कुछ डार्क हो गया था और आजिन फा को देख ही नहीं पा रहा था। वो फा के फुटस्टेप को फॉलो करते करते ऊपर पहुँच जाता है। तभी फा उसके पैर में बहुत ही बड़ा सा पत्थर बांध देती है। फा उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुमने मुझे सारा कुछ सिखाया। इतना कहकर वो आजिन को पूल में गिरा देती है। पूल के अंदर उसने कुछ पेपर्स लगा के रख दिए थे। इस तरफ से फा मंत्र पढ़ना चालू करती है। काफी देर तक तो आजिन पानी में ही था लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पत्थर को खोलकर ऊपर आने लग जाता है। तभी फा अपने गले का लॉकेट निकालकर पूल में फेंक देती है। ये वही लॉकेट था जो उसको आजिन ने पहनाया था। ऐसा करते ही आजिन वापस से पूल में गिर जाता है। बहुत देर तक चिल्लाने के बाद अचानक से वो सारे पेपर्स काले पड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब ये था कि जो भी इवल स्पिरिट आजिन के अंदर था वो अपने आप ही बाहर निकल रहा था। कुछ ही देर में आजिन अपने सेंसेस में आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि नामसई फा की तरफ आ रही थी। वो फा से कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी। यहाँ से कहानी थोड़ा सा आगे आ जाता है जहाँ पर फा आकर नामसई की मॉम को समझाती है। वो कहती है कि नामसई आर्ट्स में बहुत अच्छी है, आप उसको आर्ट पढ़ने दीजिए। अगर आप उसकी हेल्प करेंगे तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। नामसई की मॉम कहती है कि तुम तो बिल्कुल अपने टीचर आजिन की तरह हो। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि आजिन नामसई की मॉम को मनाने के लिए आया था। अब नामसई की मॉम भी मान जाती है। वो कहती है कि तुम्हें जो पढ़ना है तुम वो पढ़ो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि आजिन ने अपना टीचर वाला जॉब छोड़ दिया था। जब वो अपने घर में होता है तो उसे ऐसा फील होता है कि वहाँ पर कोई है। फिर अचानक से फा वहाँ पर आ जाती है और उसको सरप्राइज करती है। फा उसको कहती है कि मैं तुम्हें फेयरवेल देने के लिए आई थी। वो उसको पूछती है कि तुम आगे क्या करने वाले हो। आजिन बताता है कि मैं आगे जाकर एनिग्मा को पकड़ने का काम करूंगा। आजिन उसको पूछता है कि तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। फा कहती है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं वही करना चाहती हूँ जो तुम करते हो। मैंने हमेशा से ही ऐसा ही कुछ करने का सपना देखा था। आजिन उसको ये सब करने से मना कर रहा था। वो फा को गुड लक विश करके वहाँ से जाने को बोलता है लेकिन अगले ही मोमेंट फा उसको किस कर लेती है। वो आजिन को आई लव यू बोलती है लेकिन तभी आजिन एक मैजिक करता है और अचानक से फा अपने घर पर थी। यहाँ से सीन आ जाता है फा के स्कूल में जहाँ पर वो नामसई के साथ बैठी हुई थी। यहाँ पर वो दोनों एनिग्मा के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। नामसई बताती है कि मैं कभी भी जान नहीं पाई कि वो लोग कौन थे। तभी फा इंटरनेट पर एक मॉडल को देखती है और वो मॉडल आजिन के साथ थी। इन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर आजिन इसके साथ क्या कर रहा है। फा कहती है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सारा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। आजिन और एनिग्मा दोनों ही हमारे आंखों के सामने नहीं है, फिर भी ये रियल है। इस सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम आजिन को उसी मॉडल के साथ देखते हैं। वो लड़की बोलती है कि हम दोनों की फोटो मीडिया वालों ने बाहर लीक कर दी है। आजिन कहता है कि अच्छा है ना, हम दोनों को ये सारा कुछ सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में और भी डीप कनेक्शन बने। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की जैसे ही अंदर जाती है तो वो यहाँ पर किसी से बातें कर रही थी। वो उसको पूछती है कि क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए, ये हमारे बहुत नजदीक है। वहाँ पर हम किसी आदमी को बैठा हुआ देखते हैं जो आजिन को कैमरे के ऊपर देख रहा था। इस तरफ आजिन जब बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो वहाँ पर हम ईवा को देखते हैं, वही जो फा की बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। यानी कि ईवा एनिग्मा वालों के साथ ही काम कर रही थी। इस तरफ ये आदमी कहता है कि जब तक ये एनिग्मा को ढूंढ रहा है हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम दोनों ही एक दूसरे से टकराएंगे। और इसी के साथ हमें इस आदमी का फेस रिवील किया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि थाई एक्टर ब्राइट है, जिसको हमने बहुत सारे थाई ड्रामा में देखा है। और इसी कैमियो सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।
मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।